हाय हेलो वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे हमारा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स का सिर्फ मेल पार्ट। ये चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसके अंदर एक में हम समझ लेंगे सारा का सारा मेल पार्ट अलॉन्ग विद द फ्लावर, एंड सेकंड में हम समझेंगे फीमेल पार्ट अलॉन्ग विद द एक्स्ट्रा टॉपिक्स विच आर द डबल फर्टिलाइजेशन एंड ऑल। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अप विद द चैप्टर। ओके, सो योर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपका जो चैप्टर है वो बेसिकली आपका जो टॉपिक है या आपके चैप्टर का नाम है उसके ऊपर ही आधा डिपेंड होता है। सो इस चैप्टर में हम जो समझने वाले हैं वो है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के अंदर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी that what actually is a sexual reproduction? That means that where male along with the female part is involved in the reproduction. ठीक है, ऑल राइट, अंडरस्टूड। यहाँ तक तो सभी को पता है कि क्या होता है। और इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो बेसिकली अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर यहाँ से फ्लावर से। तो एक फ्लावर क्या होता है? अगर आपसे एक सिंपल डेफिनेशन पूछ ली जाए 1 मार्क के अंदर कि फ्लावर क्या होता है, तो आप लिखोगे फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम। ये क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेम है, क्योंकि स्टेम के ऊपर क्या लगता है? आपका आपका फ्लावर लगता है, आपका फूल लगता है, एक बहुत सुंदर फूल लगता है। क्या बात है? जो कि कैसे एक्ट करता है, विच फंक्शंस एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे काम करता है ये फ्लावर, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा। और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या हो रहा है? आपका एक पॉलन आ रहा है, ठीक है, यानी कि इसका एक बच्चा आ रहा है काइंड ऑफ, क्योंकि पॉलन जब दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगा तो वहां पे एक नया फ्लावर आ जाएगा। तो देखिए, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम विच फंक्शंस एज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि फ्लावर के टोटल कितने होल्स होते हैं? एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट आई हैव सीन लाइक इन द पास्ट फ्यू इयर्स। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ बोथ इन द नीट एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद योर बोर्ड एग्जामिनेशन, कि फ्लावर के टोटल 4 होल्स होते हैं। और वो कौन कौन से होल्स होते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। घबराइए मत, ऐसे नाम सुन लिए हैं आपने, कोई बात नहीं। अभी हम डायग्राम में ये सभी चीजों को क्लियर करेंगे। मगर डायग्राम यहाँ पे हम एनसीईआरटी की नहीं लेंगे, हम खुद डायग्राम को बनाएंगे ताकि हम डिटेल में समझ सकें। तो यहाँ पे एक पेज को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक बहुत ही सुंदर फ्लावर की डायग्राम। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फ्लावर की पत्तियां। यू नो, ये मैंने बना ली है फ्लावर्स की पत्तियां। प्लीज मेरे डायग्राम पे मत जाइएगा, क्योंकि मेरी ड्राइंग शुरू से ही खराब है। तो यहाँ से मैंने बनाई है एक दूसरी पत्ती, यहाँ से बना ली। ये बड़ी पत्तियां हैं जिनको हम क्या कहते हैं? पेटल्स। जो फ्लावर्स के आसपास जो कलरफुल से होते हैं ना, पेटल्स, उनको हम कहते हैं। जो पत्तियां सुंदर सुंदर सी, कुछ लाल, नीली, हरी, पीली, जैसी भी हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं? पेटल्स। और कुछ होती हैं छोटी सी पत्तियां जो साइड पे ऐसी हरी हरी सी लगी होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? सेपल्स। क्या कहते हैं हम इन्हें? सेपल्स कहते हैं। और यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे होती है एक ओवरी। क्या होती है? यहाँ पे एक होती है ओवरी। और ओवरी से अटैच होता है उसका पूरा फीमेल पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? पिस्टल। तो ये है आपकी पिस्टल, नॉट पिस्टल, दिस इज योर पिस्टल। ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी जो चीजों का अरेंजमेंट है, ये पेटल्स का, यहाँ पे जो आपका पिस्टल है, आपके सेपल्स का, आपकी ओवरी का, इन सभी का अरेंजमेंट एक और एक पार्ट के साथ अटैच होता है, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं हम इसको? थैलेमस। क्या कहते हैं हम इसको? थैलेमस। थैलेमस कहते हैं हम इस पार्ट को। ठीक है। अब अब हमने यहाँ पे फीमेल पार्ट तो ड्रॉ कर लिया, अब मेल पार्ट की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। तो यहाँ पे बना लिया हमने मेल पार्ट। ये देखिए, यहाँ पे हमने बना लिया मेल पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टेमिन। अब इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ। मेल पार्ट और एक है आपके पास फीमेल पार्ट। देखिए, मेल क्या होता है? मर्द, ठीक है ना? मेल पार्ट, तो स्टेमेन। So stamen is the male part and the another one is the pistil.
और हम स्टेमेन यानी कि मेल पार्ट को और क्या कह सकते हैं? एंड्रोशियम। क्या कह सकते हैं? एंड्रोशियम। तो ये आपका एक पहला होल आ गया। और फीमेल पार्ट को हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम। अब इसको कैसे याद रखना है? जी फॉर गर्ल, तो फीमेल आपकी क्या है यहाँ पे? गर्ल। और गर्ल से आपको क्या याद आएगा? गाइनोशियम। तो ये आपके यहाँ पे दो होल्स हो चुके हैं। ठीक है, अभी दो होल्स और रह गए हैं, हम उनको भी जानेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा फ्लावर के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो ये ओवरी है, इस ओवरी के अंदर छुपे हैं आपके, सॉरी, फ्लावर के ओव्यूल्स। ठीक है, फ्लावर के यहाँ पे ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये है फ्लावर के ओव्यूल्स। ओव्यूल्स का जो है प्रोसेस, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जाएंगे। तो सॉरी, मेगास्पोरोजेनेसिस में पढ़ेंगे अच्छे से ओव्यूल्स के बारे में। पहले हम फ्लावर को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं फ्लावर में क्या हो रहा है, क्या हलचल चल रही है। ठीक है, हमने यहाँ पे मेल पार्ट को भी देख लिया कि मेल पार्ट है हमारे स्टेमन, जिसको हम कहते हैं एंड्रोशियम, और ये हमारी फीमेल पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम। और अब दो होल्स तो हमने कवर अप कर लिया। अब तीसरा और चौथा होल कौन सा है? वो है पेटल और सेपल। द अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स, what I'm saying, the arrangement of petal is called the corolla. Corolla, ठीक है। एंड द अरेंजमेंट ऑफ सेपल इज कॉल्ड द कैलिक्स। और तीसरा और चौथा होल आपका कोरोला और कैलिक्स है। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि अरेंजमेंट ऑफ पत्तियां जो कि आपकी पेटल्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। और छोटी पत्तियां जो नीचे यहाँ पे लगी हुई हैं, जो कि आपकी सेपल्स हैं, उनके अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हम कैलिक्स कहते हैं। और थैलेमस को हम और क्या कह सकते हैं? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये वैसी ही स्ट्रक्चर है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। ऑल राइट, यहाँ तक हमने समझ लिया है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर तक का। अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा और कलरिंग करेंगे। कलरिंग से आप समझ जाएं कि अब हम इसकी और डिटेलिंग करेंगे। अब पिस्टिल के, अब आप मेरे को बताइए, पिस्टिल का ये वाला पार्ट आप क्या कहते हैं? इस पार्ट को, तो इस पार्ट की हमारे पास एक ट्रिक है बहुत अच्छी, जो कि है SOS, स्टिग्मा। दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल, एंड ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। ये है यहाँ पे ओवरी। ओवरी, SOS। तो फीमेल पार्ट में क्या क्या चीजें आ रही हैं? SOS, एक आ गया, एक पेंसिल, एक आ गई स्टिग्मा, एक आ गई ओवरी, एंड अनदर वन इज स्टाइल। तो यहाँ पे स्टिग्मा, ओवरी एंड स्टाइल। ऑलराइट, तो फीमेल पार्ट को कवर अप किया। अब हम थोड़ा सा मेल पार्ट के बारे में भी जान लेते हैं कि मेल पार्ट में क्या होता है। मेल पार्ट में यही है मेल पार्ट जो यहाँ से मैंने देखा है। ठीक है, तो मेल पार्ट को भी हम थोड़ा बहुत लिख देते हैं। तो मेल पार्ट में क्या हो रहा है? ये पार्ट जो है, ये है एंथर। ठीक है, और ये पार्ट जो है, ये क्या है आपका? फिलामेंट। अब जैसे कि हम फीमेल पार्ट में बोल रहे हैं पिस्टिल, तो मेल पार्ट को हम और क्या कह रहे हैं? स्टेमेन। ठीक है, तो ये स्टेमेन है। स्टेमेन को आप और क्या कह सकते हैं? एंड्रोशियम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो कि पिछले कुछ पिछले सालों में क्वेश्चन आया था नीट के अंदर। ये तो आपने पढ़ लिया एंथर है। ठीक है जी, ये आपने पढ़ लिया था कि वो एंथर है। और यहाँ पे आपने ये पढ़ लिया कि ये फिलामेंट है। ये भी आपने पढ़ लिया कि ये फिलामेंट है। मगर क्वेश्चन आता है कि फिलामेंट का वो एंड, क्या बोला मैंने? फिलामेंट का वो एंड जो कि थैलेमस के पास है, जो कि थैलेमस के पास है, उसको आप क्या कहते हैं? जो पार्ट, जो फिलामेंट का पार्ट थैलेमस के पास में है, उसको आप कहते हैं फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड। कौन सा एंड कहते हैं? प्रॉक्सिमल एंड। और जो पार्ट फिलामेंट का थैलेमस से दूर है, कुछ डिस्टेंस के ऊपर है, उस डिस्टेंस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? डिस्टल पार्ट। क्या कह रहे हैं हम? डिस्टल पार्ट। अभी नजर मारिए आपके फ्लावर के ऊपर, आपने कितना कुछ इसके अंदर देख लिया। ठीक है जी, तो जो फिलामेंट का, अभी यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि फिलामेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल एंड होता है, और एक होता है डिस्टल एंड।
जो थैलेमस के पास होता है उसको आप कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड, और जो पार्ट आपके थैलेमस से दूर होता है उसे आप कहते हैं डिस्टल पार्ट। क्या कहते हैं? डिस्टल पार्ट। ठीक है, यहाँ तक आपकी हर एक चीज क्लियर हो गई है। अब थोड़ा बहुत फिर से यहाँ पे देख लेते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के ऊपर। स्टाइल को हम और क्या कह सकते हैं? एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि हम यहाँ पे थैलेमस को बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, वहीं पे स्टाइल को एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। और स्टॉक क्या होता है? एक डंडी, क्योंकि एक डंडी की तरह ही एक्ट कर रहा है ना, ये सपोर्ट कर रहा है इसको। और जो ऊपर स्टिग्मा है, स्टिग्मा यानी कि माँ है ये एक तरह, ठीक है ना? तो स्टिग्मा के ऊपर क्या हो रहा है? लैंडिंग हो रही है किसकी? पॉलन ग्रेन की। किसकी? पॉलन ग्रेन की। और यहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन का आगे हम प्रोसेस समझेंगे कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, यहाँ तक हर एक चीज क्लियर हो गई मेरे हिसाब से। तो एक बार फिर से आप हम एक बार रिपीट कर लेते हैं हर एक चीज को, ताकि हमारे माइंड में एक बार बैठ जाए। हमने फ्लावर्स बनाए, फिर हमने पेटल्स को बनाया। यहाँ पे हमने पेटल्स को बनाया, और अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स को हम कहते हैं कोरोला। फिर हमने छोटी छोटी पत्तियां बनाई, जिसको आप क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं, जो कि आपकी क्या है? कैलिक्स है, जिसके अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। फिर इन सभी चीजों को जोड़ के रखने वाला वो है थैलेमस, जो कि सपोर्ट करता है इस पूरे स्ट्रक्चर को। ठीक है, इस एंटायर फ्लावर को जो सपोर्ट करता है। फिर हमने यहाँ पे देखा फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में आपने क्या देखा? SOS देखा आपने, स्टिग्मा देखा आपने, स्टाइल देखा आपने, ओवरी देखी। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। स्टिग्मा वो एक जगह है जहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड करती है। स्टाइल वो एक जगह है जो कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। और ओवरी हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ा है मेल पार्ट के बारे में, जिसको आप स्टेमन कहते हैं और एंड्रोशियम भी कहते हैं। उसमें आपने क्या देखा? एक एंथर है जहाँ पे पॉलन ग्रेन ग्रो करता है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन आएगा और वो उड़ के कहाँ पे जाएगा? स्टिग्मा पे जाएगा, और इस प्रोसेस को आप क्या कह देते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। और ये जो आपका मेल पार्ट है, इस डंडी को आप क्या कह रहे हैं? फिलामेंट कहते हैं। और वो जो हिस्सा फिलामेंट का जो थैलेमस के पास है वो प्रॉक्सिमल एंड है, और वो हिस्सा जो फिलामेंट का थैलेमस से दूर है वो आपका क्या है? डिस्टल पार्ट है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हुई हैं। तो अब थोड़ा बहुत हम यहाँ पे भी देख लेते हैं थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, कैलक्स कोरोला एंड्रोशियम में हम बात कर रहे थे, तो एंड्रोशियम आपका क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और वहीं पे गाइनोशियम क्या है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके अंदर आप ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा को देखते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की डायग्राम है। बेशक अगर आपको ये वाली थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, तो इस वाली को अच्छे से बना के आना और नंबर मिल जाएगा आपको। अब हम पढ़ेंगे आगे की चीजें कुछ। थोड़ा सा थैलेमस के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि हाँ, एक सेकंड, यहाँ पे हम एक और पेज ऐड अप करेंगे। तो यहाँ पे पेज ऐड हो गया है। अब देखिए, ये जो हमने फ्लावर बनाया था, ये जो फ्लावर बनाया था, कोई बता सकता है कि ये कौन सी कंडीशन है? ये एक होमोथैलिक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? होमोथैलिक। इस टर्म को अच्छे से लिख लेना, कि आप आगे आगे पढ़ोगे इस टर्म को, बार बार पढ़ोगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इस टर्म को अच्छे से पढ़ लो। होमोथैलिक और मोनोशियस क्या होती है? वो फ्लावर वो फ्लावर जिसके अंदर दोनों मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोशियस फ्लावर। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? होमोथैलिक कंडीशन। तो यहाँ पे जो मैंने फ्लावर बनाया है, जिसके अंदर आपने देखा कि मेल पार्ट भी है और उसी के साथ साथ में फीमेल पार्ट भी है, इसको आप क्या कहेंगे? मोनोशियस फ्लावर या फिर होमोथैलिक कंडीशन ऑफ द फ्लावर। और यहाँ पे हमने एक बनाया है थैलेमस। अब थैलेमस का थोड़ा सा किस्सा हम जान लेते हैं, जो कि कभी कभार एमसीक्यू में आता है। कभी कभार क्या, ये आ ही जाता है एमसीक्यू में, क्योंकि एमसीक्यू का एक ऐसा हिसाब किताब है कि आपने जौन सा भी पेज खोला वहीं से आपका क्वेश्चन उठकर बन जाएगा। अब थोड़ा सा थैलेमस के बारे में भी जान लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा कि एप्पल जो है, जो आप खाते हैं, यानी कि एप्पल कीप्स एंड डॉक्टर अवे, ठीक है ना? एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये वाली जो कहावत आपने सुनी है एप्पल की। तो आप मेरे को बताइए, क्या एप्पल ट्रू फ्रूट है या फिर फॉल्स फ्रूट है? अब आप कहोगे कि सर ये कौन सी नई चीजें आ गई हैं, कौन से नए प्राणी आ गए हैं फ्रूट्स के अंदर, जो कि ट्रू फ्रूट भी होने लग गया और फॉल्स फ्रूट भी होने लग गया। तो आपको मैं बता दूं
कि जो एप्पल है इट इज नन अदर देन द फॉल्स फ्रूट। ठीक है, ये एक फॉल्स फ्रूट है, ये ट्रू फ्रूट नहीं है। अब ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट का किस्सा भी जान लेते हैं कि क्या है इनके अंदर का डिफरेंस। यहाँ पे है आपके पास ट्रू फ्रूट और यहाँ पे आ गया फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट वो होता है बेटा जहां पर क्या होगा, जहां पर ओवरी जो है वो मॉडिफाई होती है फ्रूट के अंदर। जहां पर क्या होएगा, जहां पर ये जो ओवरी है ये एक फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक ट्रू फ्रूट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एक ट्रू फ्रूट कहते हैं, जहां पर ओवरी फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होती है। और वहीं पे फॉल्स फ्रूट किसको कहते हैं, जहां पे थैलेमस जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है वो एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और इसकी एक अच्छी जीती जाती एग्जांपल क्या है, एप्पल। तो एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट क्योंकि वो ओवरी से ना बनकर थैलेमस से बनता है। समझ गए? चलिए बढ़िया। अब हम जान लेते हैं, कुछ बच्चों को डेफिनेटली जब आपने चैप्टर पढ़ा भी होगा, क्लास में पढ़ा होगा या खुद ब खुद पढ़ा होगा, तो आपको कई बार कुछ टर्म्स में डिफिकल्टी आती है समझने में कि ये टर्म्स क्या कह रही हैं, क्या इस टर्म का अस्तित्व है। तो अभी हम जान लेते हैं। यहाँ पे दो टर्म्स आएंगी आपके पास, बाइलोब्ड और डाइथिकस। अगर तो आपको ये दोनों टर्म्स का मतलब अच्छे से पता है तो यहाँ से आप 10-15 सेकंड आगे स्किप कर दीजिए, ठीक है ना। या नहीं पता तो अभी स्टूडेंट्स को समझाना पड़ेगा कि बाइलोब्ड और डाइथिकस में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, यहाँ पे जो मैंने स्टेमन बनाया, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो मैंने एक स्टेमन बनाया था, यहाँ पर ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो गोले से बन रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, बाइलोब कहूंगा, बाइलोब्ड, क्योंकि ये एक लोब और ये दूसरी लोब और ये मिलके क्या बन गई है, एक स्टेमन की बाइलोब फिगर। ऑलराइट। और एक लोब, ये जो मैंने एक लोब उठाई यहाँ से मान लीजिए मैंने एक लोब उठाई, उस एक लोब में मैंने क्या देखा जब मैंने उसको ओपन किया, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मैंने उसके अंदर देखी। मैंने बाइलोब फ्लावर को देखा जो कि कुछ ऐसा था, और उसकी एक लोब को मैंने उठा के उसको अंदर से देखा तो वो लोब कुछ ऐसी निकल कर आई, जिसके अंदर ये दो क्या है, थीका है, थीका, जो कि आपका पॉलन सैक और आगे आपका पॉलन ग्रेन बन जाएगा। तो एक बाइलोब की, एक लोब के अंदर कितना थीका आया है बेटा, दो थीका आया है। कितना थीका आया है, दो थीका आया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक अपने मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि बाइलोब और डाइथिकस में क्या फर्क है, ठीक है ना। अब मेरी बात यहाँ से ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे आपकी इमेजिनेशन काम करेगी। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एंथर उठाया जिसकी दो लोब है। जब मैंने उसकी एक लोब को ओपन किया तो मेरे पास कितने थीका है, दो थीका है, ठीक है ना। अब मैं अगर दोनों थीका उसको ऐसे खोल दूं, ओपन कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पे आप खुद बताइए कि टोटल थीका कितना आया। टोटल थीका कितना हो गया यहाँ पे, फोर थीका हो गए। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अब एक फ्लावर के बाइलोब्ड कंडीशन के अंदर कितने थीकास होते हैं, तो टोटल देयर आर फोर थीकास। और वो फोर थीकास क्या है, वही है आपका अगला टॉपिक, माइक्रोस्पोरेंजियम। वही माइक्रोस्पोरेंजियम आपका पॉलन सैक है, वहीं से आपका क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स भी बन रहा है। ओके, माइक्रोफोन ऑन है मेरे हिसाब से, कहीं आवाज बंद ही ना होगी हो। चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पर भी चले जाते हैं, खुद ही लिखते जा रहे हैं, कहीं किताब गुस्सा नहीं मान जाए। चलिए, ऑल राइट। तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन के बारे में। अब स्टेमन के बारे में ये क्या लिख रहा है कि एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फिलामेंट कहते हैं। और उसके अंदर बाइलोब्ड एंथर्स होते हैं। बाइलोब्ड एंथर भी आप समझ चुके हैं कि बाइलोब्ड एंथर क्या होते हैं, ये वाले, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं। और ईच लोब कंटेन्स टू थीका, वही मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे आपकी बाइलोब कंडीशन हो गई। और एक लोब को जब मैंने ओपन किया तो यहाँ से कितना थीका आ गया, दो थीका आ गया। और अगर हम दोनों लोब्स की बात करें तो टोटल थीका कितना हो जाएगा, फोर थीका हो जाएगा। The anther is four-sided structure consisting of four microsporangia, two in each lobes.
तो वो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है आपका थीकास। चलिए, अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक जो आपका शुरू हो रहा है वो क्या है आपका मेल पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं एंड्रोशियम, यानी कि आपका माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ेंगे। तो यहाँ से मेरे को लगता तो है नहीं यहाँ पे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है। कोई बात नहीं, पेज को हम और ले आते हैं। चलिए, यहाँ पे पेज आपके पास एक और पेज आ गया है। ऑलराइट, ये टॉपिक जो है यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है, तो यहाँ से आपको ध्यान से सुनना होगा। और यहाँ से हम कौन सा कलर उठाएं? चलिए ये वाला उठा लेते हैं। चलिए, अब हम शुरू करने वाले हैं मेल पार्ट। मेल पार्ट जिसको आप क्या कहते हैं, और मैंने आपको बताया है स्टेमेन भी कहते हैं, और उसको और क्या कहते हैं एंड्रोशियम कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं। जी फॉर गर्ल, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं मेल पार्ट, यानी कि आपका एंड्रोशियम। ओके, एंड्रोशियम, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। ठीक है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे। और माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, जब हम एक लोब को ओपन किया, दो लोब्स आ गए। अब दोनों को जब हम मिलकर ओपन करेंगे तो कैसी स्ट्रक्चर आएगी, अब आप सबको पता ही है। वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आएगी। रुकिए जरा, ठीक है ना, ये कुछ गलत सा ही बन रहा है मेरे से पता नहीं क्यों। फिर भी ट्राई करेंगे हम, क्योंकि हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा। चलिए, फिर भी अच्छी खासी बन गई है। यहाँ पे क्या है, 4 थीकास हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है आपके पास। ठीक है ना, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब इस डायग्राम को हम अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में, शांति से। अब बेटा यहाँ पे आपने जो ध्यान देना है, अब आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे टोटल कितनी लेयर्स होती हैं। टोटल कितनी लेयर्स है जो कि इस थीका को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो टोटल यहाँ पे कितनी थीकास है, 4 थीका, सॉरी 4 लेयर्स हैं। 4 लेयर्स है। सबसे पहली लेयर जिसको हम क्या कहते हैं बताइए, आपने थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ा होगा। सबसे पहली लेयर को आप कहते हैं स्टूडेंट्स एंडो, सॉरी एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है जी। अब एपिडर्मिस कौन सी है, ये लेयर आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है जी, कौन सी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। और इसके अंदर कौन से सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स हैं। अब हम सेकंड लेयर को बना लेते हैं। ठीक है जी, सेकंड लेयर आपकी कौन सी होती है, जैसे जब तक मैं बना रहा हूँ आप बताइए कि सेकंड लेयर कौन सी है, गेस कीजिए। यहाँ पे कंफ्यूजन जैसे कि अभी मेरे को भी होगी थी, मैंने अभी एंडोडर्मिस बोला मगर वो एंडोडर्मिस नहीं है, वो आपकी क्या है, एंडोथीशियम है। याद रखिएगा, एंडोथीशियम है, थीसियम, एंडोथीसियम। ठीक है जी, थीसियम है। तो ये एंडोथीशियम लेयर कैसी बनी है, क्या है इस एंडोथीशियम की लेयर के अंदर, रेडियली अरेंज्ड कॉम्पैक्ट सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं, रेडियली अरेंज्ड, रेडियली अरेंज्ड कॉम्पैक्ट सेल्स। क्या है, रेडियली अरेंज्ड कॉम्पैक्ट सेल्स है। ऑल राइट, यहाँ तक बातें क्लियर हो रही है, ठीक है सर जी, यहाँ पे समझ आ रहा है। और क्या है इसके अंदर बेटा, याद रखिएगा, जो यहाँ पे छोटी सी बात आती है ना, वही बड़ा सा तूफान बनता है आपका एमसीक्यू के अंदर। यहाँ पे क्या होता है बेटा, सेल कैलोस थिकनिंग। क्या होती है, कैलोस थिकनिंग। अब आप पूछोगे कि कैलोस क्या होती है, वो मैं आपको भी आगे समझाऊंगा जब आप दूसरी लेयर के बारे में भी पढ़ोगे जो कि आपकी कैलेज। तो तब आप समझोगे डिफरेंस कैलोस और कैलेज के बीच का। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसको याद रखेगा, अभी हम पढ़ेंगे टेपेटम के अंदर। तो ये आपकी सेकंड लेयर आ गई। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि एपिडर्मिस क्या है, आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, फ्लैट सेल्स हैं। एंडोथीशियम क्या है, आपकी सेकंड लेयर है, जिसके अंदर रेडियली अरेंज कॉम्पैक्ट सेल्स है, यानी भर भर के सेल्स रखे हैं, जहां पे क्या है, कैलोस थिकनिंग होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम बनाएंगे थर्ड लेयर। ठीक है जी, क्या बनाएंगे हम, थर्ड लेयर।
अब बताइए इस थर्ड लेयर का क्या नाम है? बताइए इस थर्ड लेयर का क्या नाम है? इस थर्ड लेयर का क्या नाम है बताइए? ये है आपकी मिडल लेयर्स। मिडल लेयर्स। और ये टोटल कितनी होती हैं यहाँ पे? आप लिखें 3 to 4 लेयर्स होती हैं। 3 to 4 लेयर्स ऑफ मिडल लेयर्स होती हैं, इस बात को आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकंड इज एंडोथेलियम, देन थर्ड इज द मिडल लेयर्स, जिसकी कितनी लेयर्स हैं? टोटल 3 to 4 लेयर्स होती हैं। अलॉन्ग विद इसके अंदर कौन से सेल्स हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका राइज हो गया कि आपसे यही सेल्स के बारे में बात होगी। तो वो है पेरेनकाइमेटस सेल। पेरेनकाइमेटस सेल्स। वेरी गुड। पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं। ठीक है, आप अब आपने थर्ड लेयर भी पढ़ लिया है। कितनी लेयर्स होती हैं यहाँ पे? 3 to 4 लेयर्स होती हैं। अब हम पढ़ेंगे लास्ट लेयर, फोर्थ लेयर। इंपॉर्टेंट लेयर है, यही यहाँ से नीट का क्वेश्चन भी आ जाता है, बोर्ड्स का भी आ जाता है। ये है पिरामिडल शेप्ड सेल्स की लेयर। जो कि कौन सी लेयर है? जो कि कौन सी लेयर है बताइए? जो कि है आपकी फोर्थ लेयर, टेपटम। कौन सी है? टेपटम। कौन सी लेयर है ये? आप टेपटम लेयर है। अब हम थोड़ा सा टेपटम के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमने यही जान लिया कि इसके अंदर कैसे सेल है, पिरामिडल। अब यार मैं स्पेलिंग्स के ऊपर मत जाना। पिरामिडल शेप्ड सेल्स, अलॉन्ग विद क्या है इसके अंदर? क्या है इसके अंदर? है बेटा कैलेज। क्या है? कैलेज। क्या है यहाँ पे? कैलेज है। और क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, तो इसका ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट बताइए, कैलेज के साथ साथ में ये क्या रिलीज करती है? कौन सी बॉडीज रिलीज करती हैं? यूबिश बॉडीज। कौन सी बॉडीज? यूबिश बॉडीज। क्योंकि ये सबसे ज्यादा नजदीक है हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए, तो यही सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। तो इसके कारण ये क्या रिलीज कर रहा है? यूबिश बॉडी, जिसके अंदर क्या है? स्पोरोपोलिनिन। एंड व्हाट इज स्पोरोपोलिनिन? इट इज द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। इस ऑर्गेनिक मैटर के कारण क्या हो रहा है? हमारा अंदर का माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोटेक्ट हो रहा है। वैसे तो ये चारों लेयर्स बचा रही हैं, मगर स्पोरोलेनिन की, सॉरी, स्पोरोपोलिनिन की क्या फंक्शन है कि इट इज द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इट इज द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, ऑल राइट, ये बातें आपको क्लियर हो रही है। अब इसका फोर्थ पॉइंट, जो टेप्टम की लेयर है ना, वो सबसे ज्यादा नजदीक है, तो सबसे ज्यादा नरिशमेंट भी यही प्रोवाइड करवा रही है। और किसको प्रोवाइड करवा रही है? इसको भाई, इसको प्रोवाइड करवा रही है हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम को। सो इट प्रोवाइड्स द नरिशमेंट टू द माइक्रोस्पोरेंजियम। अभी आप मेरे को बताइए, यहाँ पे भी हमारे पास एक डायग्राम थी, सॉरी नीचे थी हमारी डायग्राम। तो क्या इसके निकाल दिए हैं हमने जान प्राण सब कुछ? हमने एपिडर्मिस को भी पढ़ लिया, एंडोथीशियम को भी पढ़ लिया, मिडल लेयर्स को भी पढ़ लिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम आगे पढ़ेंगे, और टेप्टम हमारी चौथी लेयर। इट इज नॉट अ लेयर, ये लेयर नहीं है, हमने यहाँ पे लेयर्स को पढ़ा है। ये आपकी आउटर मोस्ट, जो कि किससे बनी हुई है? आपके फ्लैट सेल से बनी हुई है। ये आपका एंडोथीशियम है, जो कि आपकी सेकेंड लेयर है, जो कि किससे बनी हुई है? रेडियली अरेंज कॉम्पैक्ट सेल अलॉन्ग विद कैलोस थिकनिंग। थर्ड आपकी क्या है? मिडल लेयर, जिसके अंदर कितनी टोटल लेयर होती हैं? 3 to 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है जी। फॉर फिफ्थ आपके पास, सॉरी फोर्थ आपके पास क्या है? टेप्टम, जो कि आपकी क्या है? फोर्थ लेयर है, जिसके अंदर क्या क्या है? 3 फंक्शंस हैं। पिरामिडल शेप्ड सेल्स हैं, नरिशमेंट टू माइक्रोस्पोरेंजियम, कैलेज है, और क्या है? यूबिश बॉडी रिलीज करती है, जिसके अंदर क्या होता है? स्पोरोपोलिन, जो कि आपके माइक्रोस्पोरेंजियम को बचाती है। अगर आप ये चीजें ऐसे ही लिख लें ना, ऐसे लिख लें इन सब चीजों को, तो आप कैसे भूल जाओगे? भूलने का कोई चांस है? नहीं है कोई चांस। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम एक डेफिनेशन को पढ़ेंगे, जो कि होती है डेहिसेंस। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं यहाँ पे कहीं लिखा हो डेहिसेंस। चलो, नहीं लिखा, यहाँ पे हम खुद लिख देते हैं, क्योंकि नोट्स जो हम यहाँ पे मिसिंग हो रही है ना चीजें, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। डेहिसेंस, देख लेना स्पेलिंग सही है नहीं गलत है, वैसे यही होता है स्पेलिंग मेरे हिसाब से, बाकी देख लेना। डेही सेंस के बारे में हम याद, सॉरी, लिखें तो क्या होता है डेही सेंस?
dehiscence is the process of rupturing of anther to release the pollen grain. क्या कर रहा है ये? rupturing of anther to release pollen grain. अब आप आ जाते हैं एंथर के ऊपर, यहीं पे बना देते हैं एंथर को, काहे पीछे जाना। जहां पे ये जो एंथर है, जहां पे हमने ये चारों की चारों लेयर्स को पढ़ा है, ठीक है ना, अभी ये एक एंथर ही है, हमने एंथर की बाइलोब लेयर को ओपन किया है, अंदर से हम उसको देख रहे हैं, चीट फाड़ कर रहे हैं हम उसके अंदर। तो अब ये जो एंथर की चार लेयर्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जो ये चार आपके बने हुए हैं, तो ये एक एक यहाँ से ऐसे ऐसे बिखरना शुरू कर जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा आपका पॉलन ग्रेन, रिलीज हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से ऐसे रप्चरिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ से जब ये ऐसी रप्चरिंग शुरू होगी, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेhiscence। और मेरे को याद है कि एग्जामिनेशंस के अंदर ऐसी ही 1 मार्क की डेफिनेशन आपको फंसा देती हैं। तो इसी के साथ हमने कवर अप कर लिया है हमारा मेल पार्ट, हमारा स्टेमन, हमारा एंड्रोशियम, जिसको हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। अब यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब आप इसका इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक बार डेफिनेशन के ऊपर नजर मार लेते हैं कि क्या कह रही है डेफिनेशन हमको यहाँ पे। Oh, yeah. Microsporogenesis, the process of the formation and the differentiation of the microspores, यानी कि आपके pollen grains को और क्या कह रहे हैं यहाँ पे? माइक्रोस्पोर्स कह रहे हैं। From the MMC, which is called the microspore mother cell, by the reductional division is called the microsporogenesis. अब इसमें क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है आपकी माइक्रोस्पोर्स का, यानी कि आपके pollen grains का। उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब हम डिटेल में जाएंगे, फिर से हमको यहाँ पे डायग्राम की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से तो कुछ है नहीं, यहाँ से हम थोड़ा बहुत देख लेंगे, कुछ है यहाँ पे अच्छा खासा। चलो यहाँ पे हमको पेज की जरूरत पड़ेगी। चलो यहाँ पे पेज आ गया है हमारे पास, और हमने यहाँ पे ले लिया हमारा पेन। अरे भाई नीचे आ जा। चलो यहाँ से बेटा अब हम शुरू करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मैंने अभी क्या बताया? इट इज द फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द pollen grains, जिसको आप और क्या कह रहे हैं? माइक्रोस्पोर, फ्रॉम द एमएमसी। अब हर बच्चा अपनी माँ से ही पैदा होता है, फ्रॉम एमएमसी, दैट इज योर माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये प्रोसेस कैसे होता है? अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपनी माँ से पैदा हो रहा है, तो सबसे पहले हम माँ को लेकर आएंगे। तो ये है इनकी माँ, यानी कि हमारी एमएमसी, जिसको हम और क्या कहते हैं? मियोसाइट। क्या कहते हैं हम इसको? और मियोसाइट। अब मियोसाइट की, यानी कि हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल की, अब आप मेरे को प्लॉइडी बताइए, क्या है इसकी प्लॉइडी? हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? बताइए अब इसकी प्लॉइडी क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन अराइज होता ही होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे जरूर। तो अब आप मेरे को बताइए कि इसकी प्लॉइडी क्या है, क्योंकि अब ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो इसकी प्लॉइडी 2n है, यानी कि ये डिप्लॉइड है। वेरी गुड, यहाँ पे ये डिप्लॉइड है। अब हम इसके अंदर करवाएंगे मियोसिस 1। क्या करवाई हमने इसके अंदर? मियोसिस 1। अब यहाँ पे हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल था। यहाँ पे क्यों आया माइक्रोस्पोर मदर सेल? क्योंकि अगर हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस करवाना है, तो एक पॉलन ग्रेन किससे अराइज होगा? अपनी माँ से अराइज होगा, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से अराइज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो कि 2n है। मियोसिस 1 करवाया, तो ये 2n किस में बट गया? 2n के अंदर बट गया। अब यहाँ पे कैसा है? हैप्लॉइड है।
ठीक है, अब यहाँ पे ये कैसा है, हेप्लॉइड है। अब इसके अंदर हम करवाएंगे दोबारा से मियोसिस, मियोसिस 2 करवाएंगे। अब ये मियोसिस 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे अब आपके पास 4 एन आते हैं। अब इस एन को, ये जो 4 एन आए हैं, हम इसको क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, टेट्राड कहते हैं। अब इस टेट्राड के कुछ डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होती है। एक अरेंजमेंट तो ये वाली हो गई, सेकंड अरेंजमेंट है ये, थर्ड अरेंजमेंट है ये, इसके अंदर भी। ठीक है, ये सभी टेट्राड हैं, मगर ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के टेट्राड हैं। ठीक है जी। ये वाला टेट्राड जो है, इस टेट्राड को हम कहते हैं लीनियर टेट्राड। इस वाले टेट्राड को हम कहते हैं आइसोबाइलेटरल टेट्राड। और इस वाले टेट्राड को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल टेट्राड। टेट्राहेड्रल टेट्राड। अब आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ पे चिटिंग्स कर दी है कि यहाँ पे तो 3 एन है, मगर जो बेटा चौथा एन है वो इनके पीछे है। ठीक है, इसकी बैक साइड के ऊपर है, तो यहाँ पे कोई चिटिंग्स नहीं हुई है, आपके पास कोई धोखा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 4 के 4 एन है हमारे पास। तो ये है आपका लीनियर टेट्राड, ये है आपका आइसोबाइलेटरल टेट्राड, और ये है आपका टेट्राहेड्रल टेट्राड। ऑल राइट, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। मगर क्या हमको यहाँ पे गेमिटोफाइट मिल गया, मेल गेमिटोफाइट क्या हमको मिल गया, क्या हमको एक जीता जाता पॉलन ग्रेन मिल गया? नहीं, अभी इसके अंदर प्रोसेस होगा। अब आप समझोगे कैलोज और कैलेज का फर्क क्या था। अब यहाँ पे आ जाइए वापस, थोड़ा सा इसको कहानी की तरह रोमांचक बनाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने लिखा था कि जो एंडोथीशियम की लेयर है उसके अंदर कैलोज थिकनिंग है, और हमने टेप्टम में लिखा था कि यहाँ पे कैलेज थिकनिंग है। ठीक है। अब कैलोज का काम क्या है कि इस माइक्रोस्पोर या इस सारी अरेंजमेंट को जोड़ कर रखना, अपने साथ इसको बांध कर रखना, एक ग्लू की तरह काम करना। ठीक है ना, एक ग्लू की तरह काम करना। मगर जब आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गया तो क्या उसको रिलीज नहीं होना? तो अगर उसको रिलीज होना है तो उस गूंद को तोड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो उस गूंद को कौन तोड़ता है, कैलेज। तो कैलेज काम किसके ऊपर करेगा, कैलोज के ऊपर। और कैलोज किसके ऊपर काम करता है, इनको जोड़ने के ऊपर। जब एक पॉलन ग्रेन मेच्योर हो गया है, फॉर्म हो गया है, तो उसको अब हमें क्या करना है, रिलीज करवाना है। मगर क्योंकि ये कैलोज के कारण यहाँ पे ग्लू की तरह जमा हुआ है, तो वहां पे हमको कैलेज भी लेके आना होगा जो इस ग्लू को तोड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वही काम हो रहा है कि इन चारों को, जो ये चारों जुड़े हुए हैं, इनको अब तोड़ना भी जरूरी है। जरूरी है कि नहीं, तभी तो ये अलग अलग होंगे। क्योंकि तब ये जब अलग होंगे तो यहाँ पे आपका क्या काम करेगा, कैलोज या कैलेज, कैलेज, क्योंकि कैलेज इनको बिखेर देगा, कैलोज इनको जोड़ के रखेगा। मगर अभी हमें यहाँ पे इनको बिखेरना है तो हमें क्या चाहिए, कैलेज। तो हम इसको कैलेज लेकर आगे हैं, और यहाँ पे ये हो गए हैं अलग अलग अलग। अब लगाइए ताड़ियां, मगर फिर भी ताड़ियां मारने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन गमीटोफाइट नहीं बना। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत हमको फिर से कुछ ड्राइंग करनी होगी। जी हाँ। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि फॉर्मेशन कैसे हो रही है, क्योंकि हमारे पास एक, ये तो आ गया गेमिटोफाइट तो आ गया, मगर इसको फॉर्म करना है, एक एग्जैक्ट एक मेच्योर लेके आना है। ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गमीटोफाइट, क्योंकि ये यहाँ पे अलग अलग तो हो चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये अलग अलग हो चुके हैं, यहाँ पे ये अलग अलग हो चुके हैं। मगर अब इनके ऊपर स्किन वगैरह भी को भी तो चढ़ाना है ना, सीधा हड्डियां थोड़ी बाहर फेंकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये एक एन है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक आ गई पहली लेयर। ठीक है ना। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक और लेयर लेके आए हैं, जो कि है बाहर की लेयर। और ये है आपकी बाहर की लेयर। ये थोड़ी सी डिसकंटिन्यूअस होती है लेयर, बाहर वाली। अब हम जान लेते हैं इनको कि ये है क्या। देखिए, ये जो आपके पास एन है, अब हमने इसको लेयरिंग्स प्रोवाइड करवाई है ताकि ये प्रोटेक्ट रहे। तो फर्स्ट लेयर जो है उसको हम कहते हैं इन टाइम, जो कि है आपकी इंटरनल लेयर या इनर मोस्ट लेयर, जो भी आपको कहना है वो आप कहिए। ठीक है ना, इनर मोस्ट कहना है, इनर मोस्ट कह दिए, इनर मोस्ट लेयर।
ठीक है, और बाहर वाली जो है ये है आपकी एग्जाइम, जो कि है आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है जी, अब ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर। जो इंटाइन है, इंटाइन किससे बनी है? इंटाइन बनी है सेलुलोज प्लस पेक्टिन से। ये आपने याद रखना है कि इंटाइन जो है वो बनी है सेलुलोज प्लस पेक्टिन के साथ। यार यहाँ पे पता नहीं पेन क्यों नहीं काम करता कभी कभार। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, सेलुलोज प्लस पेक्टिन के साथ बनी है। और एग्जाइम जो है, एग्जाइम किससे बनी हुई है आपके? वही हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, क्या था वो? स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन किससे बनी हुई है वो? स्पोरोपोलिनिन से। यहाँ पे लिख देते हैं पेक्टिन। अब यहाँ से देखिए जरा ध्यान से कि जो इंटाइन है, देखिए अब मैं इसको प्रोसेस को जरा दोबारा समझा देता हूँ, कहीं आप यू नो कहीं आप गुम ना गए हो। तो सबसे पहले हम लेकर आए मियोसाइट, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल को, जिसकी प्लॉइडी डिप्लॉइड था, 2n था। हमने इसके अंदर मियोसिस 1 करवाया तो वो n में बट गया। मियोसिस 2 करवाया तो फिर वो 4 में बट गया। अब ये जो 4 हैं, इनकी अलग अलग शेप्स होती हैं। ये लीनियर शेप में भी होता है, ये आइसोबाइलेटरल लेयर में भी होता है, और ये टेट्राहेड्रल टेट्राड की लेयर में भी होता है। अब जब ये जुड़े हुए हैं, अब इनकी जुदाई का भी समय आया है, यानी कि इनको अलग अलग करना भी जरूरी है। अब इनको अलग अलग कौन करेगा? कैलेस करेगा। कैलेस ने इनको अलग अलग कर दिया, मगर अब इनको बचाकर भी तो रखना है कि ये नन्ही सी जान है, ठीक है ना, अभी बच्चा बनकर ही आया है। तो अब हम इनके ऊपर क्या करा रहे हैं? लेयरिंग्स करवा रहे हैं। तो सबसे पहली लेयर कौन सी है? इनर मोस्ट इंटाइन है, जिसके अंदर क्या है? सेलुलोज और पेक्टिन है। और बाहर वाली लेयर जो है वो क्या है? एक्साइन है, जो कि किससे बनी हुई है? हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई है, जो कि क्या है? स्पोरोपोलिन। और ये जो बीच की जगह है, बीच की जगह है, ये है जर्म पोर। क्या है? जर्म पोर। अब हम इन सबको पढ़ भी लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ था। कहाँ पे था? ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। ठीक है ना, इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर, विच इज द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है जी, विच कैन विदस्टैंड, विदस्टैंड यानी कि जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स को सह सकता है, स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर को और स्ट्रॉन्ग एसिड्स को सह सकता है। ठीक है ना। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिन, कोई भी एंजाइम स्पोरोपोलिन को डिग्रेड नहीं कर सकता। सेकेंड लेयर जो कि इनर मोस्ट है, ये थिन है और ये कॉन्टिन्यूअस है, जो कि सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई है। और एक्साइन क्या है? हमारी डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर है। जर्म पोर का क्या है? जर्म पोर क्या है? यहाँ से पॉलन ट्यूब आपकी बाहर को निकलेगी, ठीक है ना। पॉलन ट्यूब का किस्सा हम पढ़ेंगे, मगर यहाँ से पॉलन ट्यूब बाहर को निकलेगी, क्योंकि इसको थोड़ा बहुत रास्ता भी तो चाहिए ना बाहर आने का। तो स्पोरो सॉरी जर्म पोर का बस यही काम है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि जब ये आपके पास एक अच्छा खासा सेल बन चुका है, अभी यहाँ पे खेल हम कह सकते हैं कि समाप्त अच्छी तरीके से हुआ नहीं, 90% खेल समाप्त हो गया है। मगर जो 10% का खेल है वो अभी यहाँ पे होगा, माइटोसिस। हमने यहाँ पे क्या क्या करवाया? मियोसिस 1 करवाया, मियोसिस 2 करवाया। अब ये सब जब हो जाएगा, लेयर्स लूअर्स बन जाएंगी, अब यहाँ पे होगा माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। तो आफ्टर माइटोसिस अब क्या होगा? सोचिए क्या होगा आफ्टर माइटोसिस। आफ्टर माइटोसिस अब आपके पास आ जाएगी टू सेल्ड स्टेज। क्या आ जाएगी? टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड स्टेज ऐसा कुछ। यहाँ पे एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या आ गया? टू सेल स्टेज आ गई। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर माइटोसिस। आफ्टर माइटोसिस अब आपके पास यहाँ पे क्या आ गई? टू सेल स्टेज आ गई। तो वो टू सेल स्टेज में क्या है कि एक सेल के अंदर ही दो सेल्स हैं। अब जिस सेल का साइटोप्लाज्म ज्यादा है, यानी कि जिस सेल का अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या है? वो ज्यादा है, उस सेल को अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वो सेल जो है वो है वेजिटेटिव सेल। क्या है? वेजिटेटिव सेल। और जिस सेल का साइटोप्लाज्म क्या है? कम है। जिस सेल का साइटोप्लाज्म क्या है? कम है,
उसको हम क्या कहते हैं, जेनरेटिव सेल। अब क्वेश्चन अराइज करता है कि टू सेल्ड स्टेज ज्यादा कॉमन है या फिर थ्री सेल्ड स्टेज है। थ्री सेल्ड स्टेज भी होती है मगर कॉमन कौन सी होती है बताइए। टू सेल्ड स्टेज ज्यादा कॉमन होती है क्योंकि 60% एंड 60% यही स्टेज देखी जाती है और 40% स्टेज थ्री सेल होती है। ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में कि 60% या फिर कौन सी स्टेज ज्यादा कॉमन होती है, दैट इज टू सेल स्टेज। तो यहाँ पे आपका मेल गामेटोफाइट का स्टेप खत्म हो गया है। अब एनसीईआरटी में एक छोटा सा हल्का सा एक टॉपिक है जो कि है आपके पॉलन्स के ऊपर कि पॉलन्स को क्या हम सप्लीमेंट्स की तरह यूज कर सकते हैं। तो यस, वो टैबलेट्स की तरह भी यूज किया जाता है और सिरप्स की फॉर्म में भी यूज किया जाता है। जो पॉलन्स हैं उनको आप सप्लीमेंट की फॉर्म में अलॉन्ग विद टैबलेट्स और सिरप्स की फॉर्म में उसको यूज किया जाता है। मगर जहां पर ये सप्लीमेंट का काम भी कर रहे हैं वहां पे एक तरह का एलर्जन भी है क्योंकि ये एलर्जी भी कॉज करता है क्योंकि जब ये वायु में ज्यादा आ जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जब पॉलन ग्रेन्स ज्यादा हो जाते हैं ना, तो तब ये एलर्जीज कॉज करते हैं। और द मोस्ट कॉमन प्लेस इन इंडिया जहाँ पे ये पॉलन की एलर्जी ज्यादा होती है वो है बेंगलोर। कौन सी है? बेंगलोर। बस। तो आज हम टॉपिक को यहीं पे फिनिश करते हैं। थोड़ा देख लेते हैं कहीं थ्योरी है नीचे। हाँ, यहाँ पे है। पढ़ लो क्या लिखा है वेजिटेटिव सेल के बारे में। टू सेल स्टेज होती है, वेजिटेटिव और जनरेटिव। वेजिटेटिव में क्या है, वो बड़ी होती है जिसका साइटोप्लाज्म ज्यादा है और उसके अंदर फूड ज्यादा होता है। और इसका जो न्यूक्लियस है वो इररेगुलर होता है, लार्ज इररेगुलर न्यूक्लियस, एंड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन। जो आगे पॉलन ग्रेन आएगा उसकी डेवलपमेंट में भी ये रिस्पॉन्सिबल है। जेनरेटिव स्मेल क्या है, स्मॉल है क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म कम है, एंड इट इज इन्वॉल्व इन द सिनगेम यानी कि फ्यूजन विद एन एग। बस ये आपने जो याद रखना है वो बस यही है कि एक का साइटोप्लाज्म ज्यादा है, एक का साइटोप्लाज्म कम है, यहाँ पे फूड रिजर्व ज्यादा होता है, बस और कुछ नहीं। एक बार हम थोड़ा सा नजर मार लेते हैं जो आपने आज हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने फ्लावर के बारे में पढ़ लिया, उसका मेल और फीमेल पार्ट के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है जी। फिर हमने क्या पढ़ा, कंडीशंस के बारे में पढ़ा, होमोथैलिक और मोनोशियस कंडीशन क्या होती है। फिर हमने फ्रूट्स के बारे में जाना, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट के बारे में। फिर हमने बाइलोब और डाइथीकस कंडीशन के बारे में जाना। फिर हमने उसके बाद में माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ा, डिटेल में पढ़ा है उसको। फिर हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस को समझा। फिर उसके बाद हमने मेल गमेटोफाइट के फॉर्मेशन को समझा, उसकी डबल सेल्ड स्टेज को भी हमने समझा। और कल का जो टॉपिक होगा, कल के टॉपिक में मैं ट्राई करूंगा कि हम सारा चैप्टर ही फिनिश कर दें। तो टिल देन अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट कीजिए और वो सेकंड सेशन में हम उसको क्लियर कर देंगे। और अगर आपको टॉपिक समझ आए हो अच्छे से तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें फॉर नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स। थैंक